तभी कई लोग उन गाड़ियों से उतरे। उन सब की कद-काठी दबंगों जैसी थी और सबके हाथ में बंदूकें थीं। वे सभी हवाई फायर करते हुए और अपनी भाषा में चीखते हुए कार के चारों तरफ घेरा बनाकर धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगे। यह देख मानसी की डर से चीख निकल गई। ओ माय गॉड, डाकू! कहकर मानसी पसीना पसीना हो विराट से चिपक गई। विराट ने चौकन्ना होकर बाहर देखा और मानसी से हाथ छुड़ाकर नीचे उतर गया। राम सिंह, किशन, क्या है ये सब? क्यों डरा रहे हो उसे? मैं आ रहा था ना। छोटे ठाकुर, गांव में आपका स्वागत है। आप जानते हैं अकेले कितना खतरा है। हम आपको लेने आए हैं। बहुरिया को लेकर आगे जीप में बैठिए। जा रे गोविंदवा, भैया भौजी का सामान ले आ गाड़ी में। हम इन्हें लेकर हवेली जा रहे हैं। राम सिंह ने बाकी लोगों को कुछ निर्देश दिए। कुछ नहीं मानसी, ये सब हमारे ही लोग हैं। चलो नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? कहते हुए मानसी ने गाड़ी के गेट को कस कर पकड़ लिया। अरे मैं बोल रहा हूँ नीचे उतरो। विराट की आवाज़ की सख्ती ने उसे उतरने पर मजबूर कर दिया। कई हथियारबंद लोगों के बीच में बैठकर विराट और मानसी गांव की ओर रवाना हो गए। 2 गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे चल रही थी और 2 पीछे। गाड़ी में बैठे लोगों के खूंखार चेहरे देखकर मानसी की हालत खराब हो रही थी। उसे उन सब लोगों में बस विराट ही परिचित और अपना सा नजर आ रहा था। उसने फिर से विराट के करीब सरक कर उसकी बाजू को कस कर पकड़ लिया। मानसी के यूं करीब आकर चिपकने से विराट समेत सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। का भैया, कितनी डरपोक भौजी लाए हैं, कहकर वे सब हो कर हंसने लगे। गांव पहुंचने तक का पूरा रास्ता पिछड़ेपन की कहानी सुना रहा था। गांव की सीमा में प्रवेश करने के साथ गांव की बंसवारी, पेड़, रुख, गालियाँ, पगडंडियाँ, पोखरा, तालाब सब कुछ विराट को अपने बचपन की याद दिला रहे थे। जबकि शहर में जन्मी और पली बड़ी मानसी के लिए ये सब विचित्र और नया सा था। वह उत्सुकता से बाहर देख रही थी। अधनंगे गंदे चिकड़ में सने बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ते आ रहे थे। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। पता नहीं चारों ओर से हाथ हिलाते लोग किसके स्वागत में इतने खुश थे। उसने तो बस गांव को फिल्मों में देखा था। विराट ने उसे गांव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, सिवाय इसके कि बड़ों के पांव छू लेना। ज़्यादा बोलने से अच्छा रहेगा उन्हें सुनना। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि शादी कैसे हुई तो क्या कहूँगी, उसने अपनी जिज्ञासा जाहिर की थी। अरे कुछ नहीं, बोल देना मुलाकात हुई, प्यार हुआ और मंदिर में शादी कर ली। बाकी मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। विराट ने उसे तो तसल्ली दे दी, लेकिन वह खुद भी इस समय थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वे लोग गांव पहुंच चुके थे। उनकी गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के आगे जाकर रुकी। इस हवेली का एक बड़ा सा गेट था, बहुत ही बड़ा सा, विशाल और भव्य नक्काशीदार गेट। तभी वहाँ 4-5 आदमी चले आए। सब लोग विराट को झुककर प्रणाम विराट भैया कह रहे थे। कोई पाँव छू रहा था तो कोई गले लग रहा था। गेट से अंदर जाकर जब सामने का नज़ारा मानसी ने देखा तो बस देखती ही रह गई। सामने एक बहुत सी महलनुमा हवेली थी। गेट के बाहर वह देख ही चुकी थी। अंदर भी दोनों ओर हथियारबंद दरबान खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत का राजकुमार है विराट। जबकि उसने जिस विराट को देखा वह तो किसी भी आम शहरी मॉडर्न युवक जैसा ही था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके आचार व्यवहार में कुलीनता नज़र आती थी, लेकिन मानसी ने नहीं सोचा था कि विराट इतने बड़े घर का छोटा ठाकुर होगा, जहाँ दर्जनों लोग निकलकर उनके स्वागत में खड़े हो गए। आगे कुछ महिलाएं भी खड़ी थी। उनके माथे तक सिर ढके हुए थे।
आ गई तुम, एक कड़क आवाज़ ने मानसी का ध्यान खींचा। विराट ने आगे बढ़कर अपने पिता ठाकुर दिग्विजय सिंह जी और बड़े भाई ठाकुर अमरेंद्र सिंह के पांव छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। विराट के इशारे पर मानसी ने भी उनके पैर छुए, लेकिन उन्हें देखकर मानसी को समझ साफ आ रहा था कि वे उसे देखकर खुश नहीं हुए। अरे ई देखो तो शहरी बहुरिया कैसे मुँह खोल कर खड़ी है। इन शहर वालों को तो कोनो लहाज शर्म नहीं। साइड में खड़ी दो औरतें हंसते हुए आपस में हाथ नचा नचा कर बतिया रही थी, जो मानसी को शोर में भी सुनाई पड़ गया। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आई और मानसी की साड़ी का पल्ला जो उसके कंधे पर डलका पड़ा था, उसने उसे आगे खींचकर उसके सिर को ढक दिया। मानसी को ये बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन विराट ने उसे समझा दिया था कि चुपचाप जैसे कहा जाए करती रहे। मानसी ने पल्ले को पकड़ लिया ताकि सिर पर ढका घूंघट फिर से नीचे न ढलक जाए। एक लड़की ने आगे बढ़कर उनकी आरती उतारी और उनके माथे पर तिलक किया। विराट ने इशारा किया तो मानसी ने सामने खड़ी महिला के पांव छू लिए। ये विराट की माँ और हवेली की ठकुराइन सुमित्रा देवी थी। भारी बनारसी साड़ी और ढेर सारे सोने के गहनों में लदी भारी शरीर वाली सुमित्रा देवी बहुत ही रोबदार महिला लग रही थी। उन्होंने गहरी दृष्टि से मानसी को सिर से पांव तक देखा तो मानसी को जाने क्यों सिरहन हो गई। उन्हें देखकर अनायास ही मानसी को भी अपनी माँ की याद आ गई। उनसे चलते समय कॉल पर माँ से बात कर ली थी, लेकिन माँ को लेकर उसके अवचेतन में एक चिंता और डर घर कर गया था। इस समय चारों ओर जो माहौल था वह समझ नहीं पा रही थी कैसे माँ से बात करे। उसने तय किया कि जरा फुर्सत मिलते ही विराट से इस विषय में पूछेगी। माँ, कैसी हो तुम? विराट अपनी माँ को बाहों में भर लिया। इतने सालों बाद माँ को देखकर वह बहुत भावुक हो गया था। हम ठीक है मुन्ना, तुम लौट आए, अब हमें कुछ नहीं होगा। इतने साल माँ की याद नहीं आई रे बचुआ, कहकर वे विराट को दुलारने लगी। उन्हें देखकर मानसी को बहुत शिद्दत से अपनी माँ की याद आने लगी। उसका मन भावुक हो उठा। विराट ने मानसी को इशारा किया। दोनों ने उसकी भाभी सारिका के भी पैर छुए तो उन्होंने विराट का कान खींचते हुए कहा, वाह देवर जी, खुद ही अपनी शादी कर लिए। भौजी को लो चली, मैं अपने देवर की बारात लेके गाने का मौका तक नहीं दिया। अरे अब नाच लो भौजी, जितना नाचना है, कहकर विराट ने एक ठहाका लगाया। वे हवेली के दरवाजे की ओर आगे बढ़े। तभी एक रोबदार आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। इस दहाड़ जैसी तेज और रूबेली आवाज़ पर सभी के पांव मानो जम से गए। का रे मुन्ना, शहर जाकर सब कुछ भुला दिए क्या? और तुम ठकुराइन, तुम भी भूल गई कि नई बहुरिया सीधे घर में प्रवेश नहीं करती है। ठाकुर साहब की कड़कड़कती आवाज़ पर कांप उठी ठकुराइन सुमित्रा देवी। बात तो ठीक ही थी ठाकुर साहब की। बहू बेटे के आने की खुशी में वाकई भूल गई ठकुराइन की उनके खानदान में विवाह के बाद नई बहुरिया कुछ रीति रिवाजों का पालन करके ही घर में प्रवेश करती है। वैसे भी विवाह शहर में हुआ था तो इसलिए वे इस गृह प्रवेश से पहले की रस्म को भूल गई। जी ठाकुर साहब, गलती हो गई, हम अभी सब प्रबंध करते हैं, सिर झुकाकर ठकुराइन ने उत्तर दिया। मानसी ने सवालिया नज़रों से विराट की ओर देखा, जो अपनी माँ की ओर ही देख रहा था। माँ की बीमारी की खबर सुनकर गांव आए विराट ने माँ को सकुशल देखा तो पिता की चाल समझ गया, लेकिन माँ को इतने दिन बाद देखकर वह उनसे शिकायत तक न कर सका। मानसी से नज़रें मिली तो विराट ने मानसी को इशारे से समझाया कि बाद में बात करेंगे। ए बिंदिया, जाओ भैया और नई की भौजी को मेहमान घर के ले जाओ। लंबे सफ़र से लौटे हैं, तनिक खा पी लें, तनिक सुस्ता लें तो आगे की प्लानिंग की जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। जी बाबूजी, चलिए
चलिए भौजी। ठाकुर साहब की तेज आवाज़ पर विराट की छोटी बहन बिंदिया दौड़कर उनका हुक्म बजाने निकली। वह उन दोनों को लेकर हवेली की दाईं ओर बनी एक इमारत की ओर चल दी, जिसे ठाकुर साहब ने मेहमान घर कहा था। अब कौन सी रस्म निभानी है, कब होगा गृह प्रवेश? मानसी ने वहां पहुंचकर बिंदिया से पूछने की कोशिश की कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन वह उन्हें एक कमरे में छोड़कर मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे वहां से चली गई। उसे बिंदिया की मुस्कान कुछ भली सी लगी। शुक्र है कोई तो मुझे देखकर मुस्कुराया, उसके मन ही मन कहा और चारों ओर के वातावरण का जायजा लेने लगी। मानसी के मन में इस समय कई सवाल उठ रहे थे। उसका मन हुआ विराट से पूछे, लेकिन विराट तो उसी समय बाहर जाकर अपने भाई और अन्य लोगों से हाल चाल बतियाने लगा। मानसी को उस कमरे में दीवार पर एक खिड़की दिखाई दी। उत्सुकतावश उसके पीछे कदम स्वतः ही खिड़की की ओर बढ़ गए। उसने खिड़की से बाहर देखा तो देखा पीछे खूब सारे खेत और बागान। विराट का यह गांव शहर से बहुत दूर था। देखकर साफ लग रहा था कि परंपराओं का जंगल यहाँ इतना गहरा था कि आधुनिकता की किरण अभी यहाँ नहीं पहुँची है। वह वहीं बिछे एक निवार के एंटीक पलंग पर बैठकर अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी उसे जिस राह पर ले जा रही थी वह चुपचाप चलती जा रही थी। इसके आगे उसे कोई रास्ता न तो सुझाई पड़ता था और न ही दिखाई पड़ता था। उसका मन हो रहा था कि अपनी माँ से उनका हाल चाल ले, लेकिन उसके पास उसका मोबाइल नहीं था। वह सफ़र से थकी हुई थी तो उसने टेबल से पानी पिया और पलंग के सिरहाने से टेक लगाकर कमर सीधी करने लगी। थोड़ी देर में बिंदिया कई नौकरानियों के साथ उनके लिए खाना लगा गई। विराट भी कमरे में आ गया। टेबल पर कई पकवान लगे थे और एक जग में पानी और दूसरे में लस्सी भी रखी गई थी। आगे क्या होने वाला है विराट जी? अभी चुपचाप खाना खाओ क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, वे लोग आते ही होंगे। आगे की तैयारी करनी है और याद है ना, किसी को कुछ नहीं बताना है। विराट ने नपे तुले शब्दों में उत्तर दिया और खाने पर टूट पड़ा। भूख तो मानसी को भी खूब लग रही थी तो वह भी चुपचाप खाना खाने लगी। उसके मन के विचार अभी भी उसे परेशान कर रहे थे, पर वह समझ गई थी कि विराट उसे कुछ बताने या बात करने के मूड में नहीं है। विराट और मानसी ने अभी खाना ख़त्म ही किया था कि बिंदिया और सारिका वहां आ गई। भैया चलिए आप बाहर जाइए और थोड़ी देर नईकी भाभी को हमारे पास छोड़ दीजिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं, बिंदिया ने विराट को छेड़ते हुए कहा। अरे पर मैं क्यों बाहर जाऊं, क्या करने वाले हो तुम लोग? ए देवर जी, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? सारिका ने हंसते हुए कहा और दोनों ने अपने साथ लाए सामान को वहीं टेबल पर रख दिया। काम? कैसा काम? विराट और मानसी ने एक साथ सवाल किया तो सारिका और बिंदिया दोनों मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। ये लो, अपनी पत्नी जी को एक मिनट भी अकेली नहीं छोड़ना चाहते देवर जी। अरे माना कि आप शहर से हूर की परी लाए हैं, पर कोनो रिश्ता हमारा भी है कि नहीं? चलिए अब जाइए यहाँ से दूसरे कमरे में, सारिका ने मुस्कुराते हुए कहा तो विराट शर्मा कर नीचे देखने लगा। विराट को दोनों ने बाहर धकेल कर कमरे का दरवाजा अदर से बंद कर दिया। अरे बिंदिया भाभी सुनो तो। विराट की किसी ने कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं ये लोग क्या करने वाली हैं। ये बिंदिया बड़ी शैतान है, मानसी से कहीं झूठी शादी का सच न उगलवा ले। मर गया मैं तो, अगर कहीं बाबूजी को सच पता चल गया तो। विराट के ख्यालों में ठाकुर साहब की सूरत उभरने लगी। उनके हाथ में उनकी बंदूक थी और निशाने पर विराट की खोपड़ी थी। ना ना, अपने बेटे का मर्डर तो नहीं करेंगे बाबूजी, लेकिन उस चमेली से मेरी शादी जरूर करा देंगे, और वो मर्डर से भी भयानक है। ओ गॉड, अब इस बार जान बच जाए। विराट मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी उनके नौकर मनसुख ने
उसे भी नए कपड़े देकर तैयार होने को कहा। साथ वाले कमरे में कपड़े बदल कर विराट बाहर निकला ही था कि एक झटके से पहले कमरे का दरवाज़ा खुला। विराट जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने मानसी खड़ी थी, लेकिन वह मानसी नहीं जो शहर से उसके साथ यहाँ गांव में आई थी। वह मानसी को अपलक देखता ही रह गया। दुल्हन के लाल जोड़े में खड़ी मानसी के गोरे जिस्म पर सोने, चांदी और हीरे के जेवर झिलमिला रहे थे। होठों पर लाली, बड़ी सी लाल बिंदिया, हाथों में कंगन सहित चूड़ियाँ, गले में हार और सोने का भारी मंगलसूत्र और मांग में दिप दिप करती चौड़ी सिंदूर की रेखा। विराट ने इससे पहले कभी मानसी को इस रूप में कभी नहीं देखा था। वह साक्षात देवी लग रही थी। उसके मंगलसूत्र और सिंदूर को देखकर एक पल को विराट को एहसास हुआ कि भले ही उन्होंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे नहीं लिए, पर कानूनन वह उसकी पत्नी है। अब तक जिस एहसास से अछूता था विराट का मन, उस एक पल में ही वह एक विचित्र सा अनबूझ जुड़ाव महसूस करने लगा था। क्यों भैया, अब लग रही है ना हमारी भाभी ठाकुर खानदान की नई की दुल्हनिया। बस ये चुनरिया और ओढ़ देने, कहते हुए बिंदिया ने मानसी के सिर को एक सुंदर सी झिलमिलाती लाल चुनरी से ढक दिया। विराट का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ए भैया, मुंह बंद कीजिए, न तो मक्खी घुस जाएगी। बिंदिया ने उसे पकड़कर हिलाया तो वह जैसे किसी सपने से जागा। हाँ देवर जी, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। हम बदल नहीं दिए, आप ही की पत्नी हैं। सारिका ने बिंदिया को कोहनी मारते हुए कहा तो दोनों जोर से हंस पड़ी और विराट सकपका कर इधर उधर देखने लगा। मानसी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। सिर से पांव तक वह अब उन्हीं लोगों जैसी दिखने लगी थी जो मानसी शहर से यहाँ आई थी। उसमें तो इस मानसी में जमीन आसमान का अंतर था। इससे पहले कि वह कुछ कहती, बाहर ठाकुर साहब की रोबीली आवाज़ गूंज उठी। ठाकुराइन, सब तैयारी हो गई ना? ठाकुर साहब ने घड़ी की ओर देखते हुए पूछा। जी हाँ ठाकुर साहब, सोच लीजिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी। तो चला जाए, बुलाइए उन दोनों को। ठाकुर साहब ने आदेश दिया और अगले ही पल कई गाड़ियों में भरकर सारा परिवार हवेली से किसी अज्ञात जगह की ओर रवाना हो गया। मानसी विराट से पूछना चाहती थी कि वे लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन विराट किसी अलग गाड़ी में पुरुषों के साथ था और मानसी परिवार की महिलाओं के साथ अलग गाड़ी में थी। उसे विराट से कुछ भी पूछने का मौका ही नहीं मिला। कोई आधे घंटे सड़क पर दौड़ने के बाद गाड़ियां रुक गई। चलिए भाभी, आगे का रास्ता पैदल ही चलना है, पहाड़ी पर गाड़ी नहीं चलती। बिंदिया ने मानसी को गाड़ी से उतरने में मदद करते हुए कहा। विराट ने बहुत सख्ती से कहा था कि गांव में किसी से कोई बात नहीं करना, लेकिन इससे अधिक सब्र मानसी से न हो सका। मानसी ने बिंदिया से पूछा, पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी, हम लोग हमारी कुल देवी के मंदिर आए हैं। वे लोग अब पहाड़ी की ओर चलने लगे। मानसी ने देखा, पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। पहाड़ी अधिक ऊंचाई पर नहीं थी, लेकिन आगे का रास्ता कच्चा था। इसे तय करने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई थी। विराट ने मानसी को अपना हाथ देकर मदद की पेशकश की तो वह ठुकरा न सकी। वैसे भी उसने पहली बार साड़ी पहनी थी, वह भी इतनी भारी भरकम बनारसी साड़ी, और इतने सारे गहने, और सिर पर एक चुनरी थी जिससे सिर माथे तक ढका हुआ था। विराट ने मानसी का हाथ थामा तो उसने उसके स्पर्श में एक विचित्र सी सिहरन महसूस की। उसने विराट की ओर देखा तो वह निर्विकार भाव से आगे बढ़ रहा था।
हालांकि मन ही मन उसकी छुवन ने विराट को भी उतना ही उद्वेलित कर दिया था, लेकिन वह अपने मन के भाव को छुपाने में पूरी तरह सक्षम था। विराट का हाथ थामे हुए इस हालत में बड़ी मुश्किल से चलते हुए मानसी मंदिर तक जा पहुंची कि तभी मानसी के कानों में ठाकुर साहब की आवाज़ आई, बलि की सारी तैयारी हो गई ना जोरावर सिंह? बलि की बात सुनते ही मानसी के चेहरे का रंग उड़ गया और वह डर से कांपते हुए सोचने लगी, कहीं इन लोगों ने मेरी बलि देने के लिए ही तो मुझे इतने पैसे नहीं दिए। एक फिल्म में मैंने ऐसा कुछ देखा तो था। अभी वह अपनी सोच में ही गुम थी कि ठाकुर साहब के इशारे पर उनका एक कारिंदा बलि के लिए एक तेज धार वाली चमचमाती कटार ले मानसी की तरफ बढ़ने लगा। ऐसे कारिंदे को कटार ले मानसी की तरफ बढ़ता देख एक बार को विराट भी सदमे में आ गया और सोचने लगा, बाबूजी सचमुच कहीं मानसी की ही बलि तो? बलि? किसकी बलि? बलि की बात से मानसी और विराट दोनों के कान खड़े हो गए। मानसी के दिमाग में न्यूज़पेपर आदि में पढ़ी गई न्यूज़ चलने लगी कि कैसे देश के कुछ हिस्सों में आज भी बलि की प्रथा है, ये भी कि कैसे लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आज भी धोखे से फंसाकर नर बलि तक देने से नहीं चूकते। ओ माय गॉड, बलि? आपने बताया नहीं कि यहाँ आप लोग बलि चढ़ाने आए हैं। किसकी बलि चढ़ाएंगे आप? विराट की बाजू पकड़कर झिंझोड़ते हुए मानसी कहने लगी तो विराट उसकी इस हरकत पर चौंक गया। हाँ, हमारी कुल देवी को बलि चढ़ाई जाती है, यही ट्रेडिशनल है यहाँ का। साइड में चलो, मैं बताता हूँ। विराट उसकी इस हरकत से परेशान हो गया था कि कहीं उसके इस व्यवहार से उसका भेद न खुल जाए। वह सख्ती से मानसी का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे एक साइड में ले गया। दिक्कत क्या है तुम्हारी? मैंने बोला था ना, अपनी जबान बंद रखना। तुम्हारी इस बकवास से बाबूजी को शक हो जाएगा। तुम्हारे भेजे में इतनी सी भी बात नहीं घुसती क्या? हाँ, मैं जुबान बंद रखूं और तुम और तुम्हारे गवार लोग मेरी बलि चढ़ा दें, यही ना? गुस्से से हाँफते हुए मानसी ने कहा तो विराट का मुंह खुला रह गया। तुम्हारी बलि? किसने कहा तुमसे कि तुम्हारी बलि चढ़ेगी? ओह, कोई नहीं बताएगा तो क्या मुझे समझ में भी नहीं आएगा? और किस लिए लाए हो मुझे यहाँ? एक झटके में लाखों रुपए दे दिए इसलिए ना? अपनी बकवास बंद करो मूर्ख लड़की, गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में। मेरे घर वाले अनपढ़ जरूर हैं लेकिन राक्षस नहीं हैं। अरे, ये हमारी कुल देवी का मंदिर है और यहाँ नर बलि नहीं बल्कि बकरे की बलि दी जाती है। बकरे की बलि? चीखते हुए मानसी ने कहा। हाँ, बकरे की बलि, यही रिवाज है हमारे खानदान में। और धीरे बोलो तुम, ये अपने तेवर मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वरना तुम्हें इसी पहाड़ी से धक्का दे दूंगा तो तुम्हारा नर बलि का थ्रिल भी पूरा हो जाएगा, विराट ने गुर्राते हुए कहा। उसे मानसी की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मन ही मन अपने आप को कोस रहा था कि खुद को किस मुसीबत में फंसा दिया। इसकी बकवास सुनकर एक बारगी तो उसका मन भी शंका में पड़ गया। ओ, बकरे की बलि? लेकिन सुन लीजिए, मैं किसी बलि वली में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली मिस्टर विराट। तभी ठाकुर साहब ने विराट को जोर से आवाज़ दी। जी बाबूजी, आते हैं हम। सुनो लड़की, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम भूल रही हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मेरे एक कॉल पर तुम्हारी माँ का इलाज रोक कर हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। विराट मानसी के करीब आकर उसकी बाजू को जोर से पकड़कर उसके कान में फुसफुसाया। उसे डर था कि मानसी का नाटक कहीं उसकी पोल न खोल दे। वह उसके स्वभाव के विरुद्ध था, लेकिन इस समय माँ के नाम की धमकी देने के अलावा उसके पास विकल्प ही क्या था।
क्या तुम इतना गिर जाओगे? मैंने सोचा भी नहीं था। मानसी ने बेबस होकर भुनभुनाते हुए कहा। चलो तो चुपचाप चलकर जो कहा जाए वो करती रहो, वरना। विराट ने हथेली को खोलकर कान पर लगाते हुए फोन का इशारा किया और उसका बाजू पकड़कर आगे की ओर बढ़ने का इशारा किया तो पैर पटकते हुए मानसी आगे बढ़ने लगी। मानसी का मन हुआ चीख कर इनकार कर दे, लेकिन सामने खड़े लोग उन्हीं देख रहे थे, इसलिए वह कुछ न कर सकी। लेकिन उस एक पल में उसके मन में विराट के प्रति नफरत का भाव जगह बनाने लगा, जो उस कृतज्ञता के भाव से कहीं अधिक था जो वह अब तक विराट के लिए महसूस करती थी जब उसने कॉल पर उसकी माँ के इलाज का प्रबंध किया था। अरे इतोता मैना का प्यार मोहब्बत पूरा हो गया हो तो तनिक आगे बढ़ा जाए, अभी शस्त्र पूजा भी करना है। ठाकुर साहब की बात पर बिंदिया हंसते हुए मानसी को छेड़ने लगी, पर मानसी बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप चल रही थी। जैसे ही वे लोग मंदिर में पहुँचे, मानसी ने देखा वह एक काली माँ का मंदिर है। उसने पढ़ा हुआ था कि मुख्यतः काली माँ या काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती है। उसके मन में धर्म की ऐसी कुरीतियों के प्रति हमेशा से विरोध था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी वह भी ऐसे अनुष्ठान की साक्षी बनेगी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि बिना कुछ सोचे समझे इस पिछड़े हुए गांव आने को क्यों तैयार हो गई। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। पुजारी जी ने विराट और मानसी को बैठने को कहा। सामने एक बड़ी सी तलवार रखी हुई थी। जब दोनों बैठ गए तो पुजारी जी मंत्र उच्चारण करने लगे। उन्होंने विराट और मानसी के हाथों से उस तलवार को तिलक करवा कर शस्त्र पूजा करवाई। तभी मानसी की नज़र साइड में गई। उसने देखा कि काले रंग का एक बकरा एक साइड में बंधा हुआ था। वह समझ गई कि इसी तलवार द्वारा इस बकरे की बलि दी जानी है। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह एक जीव हत्या में भाग बनने जा रही थी और अभी उसने जिस तलवार से बलि दी जाने वाली है उसी की शस्त्र पूजा की। उस बकरे को देखकर मानसी का दिमाग घूम गया। तभी पुजारी जी आकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। मानसी की नज़र बकरे से हट ही नहीं रही थी। उसने देखा जहाँ बकरे को बांधा हुआ था वहाँ आसपास खून के निशान थे। एक साइड पर बकरे, भैंसे आदि के सींग भी एक छोटे पेड़ पर टंगे हुए थे। शायद यही बलि स्थल था। वो सब देखकर मानसी को उबकाई आने लगी, पर खुद को कंट्रोल करके वह चुपचाप खड़ी रही। पुजारी जी ने विराट और मानसी के माथे पर तिलक किया। बकरे के माथे पर तिलक किया गया। बकरे को फूलों की एक माला भी पहनाई गई। उस पर सिंदूर आदि भी छिड़का गया। मासूम बकरे को जैसे अपने पर आने वाली विपदा का एहसास हो गया था। वह जोर जोर से मिमियाने लगा था। उसकी मिमियाहट मानसी के कलेजे को छू रही थी। उसका दिल घबराहट से भर उठा। पता नहीं ये लोग यहाँ देवी माँ के सामने बलि क्यों देते हैं। माँ के सामने तो सब जीव एक ही समान हैं, चाहे इंसान हो या कोई बकरा। इन्हें बलि ही देनी है तो कहीं दूर किसी जगह पर क्यों नहीं देते। मानसी के मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये अनुष्ठान रुक जाए। उधर विराट की नज़रें मानसी पर ही लगी हुई थी। वह शिवम भी ऐसी किसी कुरीति का समर्थन नहीं करता था। वह तो कितने वर्षों से गांव से दूर शहर में नई जिंदगी शुरू कर चुका था, लेकिन माँ की बीमारी का बहाना लगाकर उसके पिता ने जब बुलाया तो उसे इन सब में शामिल होना पड़ा। लेकिन वह नहीं चाहता था कि मानसी कोई भी गलती करे। तभी दो लोगों ने बकरे को कसकर पकड़ लिया। मंत्र उच्चारण की ध्वनि तेज होती चली गई। हाथ में उसी बड़ी सी तलवार लिए पुजारी ने एक ही झटके में बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। धड़ को तो दो लोगों ने कसकर पकड़ा हुआ, लेकिन सिर तड़प तड़प कर उछला और मानसी के पैरों में आ गिरा।
मानसी की जोर से चीख निकल गई। उसे उबकाई आ रही थी। बड़ी मुश्किल से वह वहां खड़ी हुई थी। बहुरानी, इस पात्र में गिरते खून को इकट्ठा करो और प्रसन्न मन से देवी माँ को तिलक करो, प्रसन्न और शांत मन से, ताकि तुम्हारा भविष्य भी इतना ही सुखी और प्रसन्न रहे। कहकर पुजारी ने एक कटोरा मानसी के हाथ में थमा दिया। नहीं, मैं ये, मानसी चीख कर इनकार करना चाहती थी कि तभी विराट ने उसे फोन का इशारा किया और फिर हाथ के अंगूठे और तर्जनी को फैलाकर स्माइल करने का इशारा किया। बलि का दृश्य देखकर मानसी को चक्कर उल्टी आने लगे। उसकी हालत खराब हो गई। जब पुजारी उसे बलि के बकरे के रक्त से देवी को तिलक करने को कहने लगा, वह घबरा कर पीछे हटने लगी। लेकिन उस पुजारी और ठाकुर साहब का दबाव बढ़ता ही चला गया। तिलक करो, जल्दी से तिलक करो, मुहूर्त का समय बीत गया तो अनर्थ हो जाएगा। अगर यह रक्त तिलक इस मुहूर्त में देवी को समर्पित नहीं हुआ तो तुम दोनों की इसी पहाड़ी से नीचे उतरने से पहले ही मृत्यु हो जाएगी। जल्दी से यह रक्त तिलक देवी को समर्पित करो। पुजारी जी की आवाज़ सुनकर ठाकुर साहब जोर से चीखे, सुना नहीं तुमने बहू, जल्दी से तिलक करो। उसकी दहाड़ सुनकर सहमे हुए विराट ने मानसी को आगे की ओर धकेला। जल्दी तिलक करो। पर वहाँ के माहौल से मानसी को बेहोशी छा रही थी और तिलक के लिए उसके हाथ उठ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ परिवार के सभी लोगों का दबाव तिलक के लिए बढ़ता जा रहा था। बेहोशी में जाती मानसी की आंखें बंद हो रही थी और उसके कानों में सबकी गड़मड़ आवाज़ गूंज रही थी, तिलक करो, तिलक करो, तिलक तिलक। और तो दोस्तों, ये था हमारी आज की कहानी का पार्ट। अगले पार्ट के लिए कल तक का वेट कीजिए। और हाँ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद।